Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the sixth week of microcontrollers and microprocessors course. We plan to start where we left off. We were talking about the core SFRs, जो special function registers होते हैं जो कि switches के तौर पे act करते हैं. हमारा प्लान क्या है आज के लेक्चर का कि हम ब्रीफली कुछ SFRs को दो चार SFRs जो मेन हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और बाकी फिर हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल की तरफ चले जाएंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम थ्योरेटिकल मिनिमम रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चीज़ों को कवर करें जो कि हमारे अभी इस कोर्स के लिए बिल्कुल वाइटल हैं, यानी कि हमारे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के लिए वाइटल हैं और जो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है उसको साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कवर करें. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दी वन ऑफ द मेजर SFRs. इट्स कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर. ठीक है, स्टेटस रजिस्टर जैसे 8051 के अंदर PSW जो रजिस्टर होता था उस तरह का रजिस्टर है और इन तमाम रजिस्टर जो SFRs के अंदर भी मैं उनकी वो आस्पेक्ट्स कवर करूँगा जो कि हमें फ़िलहाल अभी ज़रूरत है. हर आस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा. तो इसके अंदर जो आप देखते हैं RP1 और RP0 जो है ये हमने जो रजिस्टर बैंक के बारे में बात की तो उनको सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि आप कौन बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, आपने कौन से बैंक को सेलेक्ट करना है उसके लिए. और हमने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर आप सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन बैंक्स के बारे में मैनुअल इनको चेंज करने की आपकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ बताया हुआ है कि इनकी किन किन सेटिंग से आपका कौन सा बैंक सेलेक्ट होता है. राइट, ये टाइम आउट बिट क्या होती है कि ये ज़ीरो होती है जब वॉचडॉग टाइमर का टाइम आउट हो जाता है. ये पूरा वॉचडॉग टाइमर ऊपर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुँच के जब टाइम आउट होता है और उसी वक्त आपका सिस्टम रीसेट होता है, उस वक्त ये ज़ीरो हो जाती है. इसी तरह पावर डाउन जब आप स्लीप इंस्ट्रक्शन कि आप उसको स्लीप मोड में लेकर जाते हैं. स्लीप मोड क्या होता है इंशाल्लाह बाद में डिटेल से देखेंगे. वो लो पावर कंजप्शन मोड होता है माइक्रो कंट्रोलर का. तो वो जब आप स्लीप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये वाली बिट ज़ीरो हो जाती है. ज़ीरो बिट आपका जब अरिथमेटिक ALU का आपका ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो और आपका आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये बिट 1 हो जाती है. डिजिट कैरी आपकी जो फोर्थ बिट में जो कैरी जनरेट होता है, यानी थर्ड बिट से फोर्थ बिट में, ये जो आपके BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह में जो हम डिजिट्स को के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह हम उसको बाद में कभी कवर करेंगे. जो BCD नंबर जो 0 से 9 तक जाते हैं सिर्फ ये उनके लिए होता है, वहाँ उनकी अर्थमेटिक को आसान बनाने के लिए. ये आपका स्टैंडर्ड कैरी है जो कि आपकी ALU अगर 8 बिट का ALU है, यानी कि अगर 255 से आपका आंसर बड़ा आ गया तो ये कैरी बिट जो है वो सेट हो जाएगी. राइट, ऑप्शन रजिस्टर. ऑप्शन रजिस्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके पास बिट्स हैं, आपके पास जो सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं. RBPU जिस तरह इसके अंदर आपके जो पोर्ट B है उसके पुलअप्स को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर ये आप देखेंगे सर्किट में कि पुलअप को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, उसके लिए ये बिट है. और इंटरप्ट एज सेलेक्ट बिट, यानी कि आपके RB0 एक्सटर्नल इंटरप्ट के ऊपर जो RB0 है इसके बारे में इंशाल्लाह बाद में डिटेल से देखेंगे उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो उसमें उसकी एज सेलेक्ट है, यानी कि वो राइजिंग एज के ऊपर होगा या फॉलिंग एज के ऊपर होगा. टाइमर ज़ीरो टाइमर ज़ीरो जो है वो बाकी टाइमर्स के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसके काम. तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे. तो टाइमर ज़ीरो की जो क्लॉक सोर्स है, यानी कि आप एक ये हो सकता है जैसे टाइमर को हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं को वो इंटरनल इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर चल रहा होता है. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो आपकी जो एक पिन होती है टाइमर ज़ीरो की क्लॉक पिन उसके ऊपर चले. ठीक है ना, टाइमर ज़ीरो की क्लॉक पिन कहाँ पर होती है? इफ़ यू वांट टू सर्च, तो अगर आप हम पिक 16 में देख लें, पिक 18 में देख लें. लेट्स ओपन पिक 16. पिक 16 में पिन डायग्राम में जाएँ तो आपको यहाँ पर देखने नज़र आ जाएगा ये टाइमर ज़ीरो की. तो इस पिन के ऊपर एक्सटर्नल क्लॉक को वो काउंट करेगा, उसके ऊपर क्लॉक करेगा या ये सॉरी एक्सटर्नल के ऊपर करेगा या इंटरनल के ऊपर करेगा. उसकी सेटिंग के लिए ये बिट इस्तेमाल होती है. और आपकी टाइमर ज़ीरो SE, ये टाइमर ज़ीरो सोर्स एज सेलेक्ट बिट, यानी कि जब आपने टाइमर ज़ीरो क्लॉक पिन जो है उस क्लॉक पिन के ऊपर जो आपकी हाई टू लो ट्रांजेक्शन होगी डिटेक्ट या लो टू हाई. ठीक है, प्री स्केलर असाइनमेंट. अब प्री स्केलर क्या होता है हम पहले देख चुके हैं कि आपका ऑसिलेटर जो होता है वो एक खास नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि आप काउंटर की या टाइमर की जो फ्रिक्वेंसी है, सॉरी टाइमर की फ्रिक्वेंसी को आप स्लो डाउन कर सकें. तो ये प्री स्केलर जो है आप
किसी एक टाइमर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या टाइमर ज़ीरो या वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग टाइमर को हमने ब्रीफली कवर किया था, आज थोड़ा सा और देखेंगे। तो टाइमर ज़ीरो आपका प्री स्केलर जो है उसकी सेटिंग आप इट कैन आइदर बी यूज्ड एज अ प्री स्केलर फॉर टाइमर ज़ीरो, और इट कैन बी यूज्ड एज अ प्री स्केलर फॉर वॉच डॉग टाइमर। तो इन दोनों को आप एक साथ प्री स्केलर असाइन नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक को असाइन करेंगे। तो उसकी सिलेक्शन के लिए ये बिट मौजूद है। वन करेंगे तो वॉच डॉग टाइमर, ज़ीरो करेंगे तो टाइमर ज़ीरो। ऑलराइट। और ये प्री स्केलर की इसमें जो कुछ इसमें 3 बिट्स मौजूद है। अगर आप देखें आखिरी इसमें 3 बिट्स जो हैं, ये आखिरी 3 बिट्स जो हैं वो आपकी प्री स्केलर की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए, प्री स्केलर होगा कितना, वो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके अगर 000 होगा, और अगर आपने सेटिंग टाइमर ज़ीरो के लिए की हुई है तो उसमें ये प्री स्केलर आएगा, अगर वॉच डॉग के लिए तो ये आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपने प्री स्केलर को किसके लिए सेट किया हुआ है, टाइमर ज़ीरो के लिए सेट किया हुआ है या वॉच डॉग टाइमर के लिए सेट किया हुआ है, और उनका रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बिल्कुल जैसे 8051 में होता है वैसे ही है। अगर आपकी मिसाल के तौर पर आपके 255 तक काउंट कर रहे हैं, तो अगर आपने प्री स्केलर सेट नहीं किया हुआ इसमें टाइमर ज़ीरो के लिए, तो जब आप उसको काउंट आप करेंगे तो वो अगर हर मशीन साइकिल के ऊपर एक काउंट कर रहा है और हर मशीन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड का है, तो आपके 255 काउंट के बाद वो ओवरफ्लो 256 काउंट के ऊपर वो ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन आपने पी स्केलर को 1/2 सेट किया हुआ है तो फिर वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो इट विल ट्वाइस इंडिकेट 255, फिर एक दफ़ा होगा, फिर दोबारा 255 होगा, 2 दफ़ा होगा, तब जाके 256 टाइम्स 2 हो जाएगा टोटल। तो वो आपका इस तरह आप इसका पी स्केलर सेट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है जो थोड़ा मिस्टेक की हुई बचाव इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी स्केलर की सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं कि पी स्केलर की क्या वैल्यू होगी। इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड आस्क मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट। सो रीड दिस लाइन ये मैं आपको नहीं बता रहा, दिस इज होमवर्क, रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट। सो वॉच डॉग टाइमर, यहाँ पर उन्होंने वॉच डॉग टाइमर की एक मिसाल दी। तो वॉच डॉग टाइमर में उन्होंने ये ऑप्शन रजिस्टर को उन्होंने सेट किया हुआ है। ये क्या सेट किया हुआ है देखें, पहली 4 बिट 0 है और आखिरी 4 बिट 1 है। अब इसको देखें कि इसमें क्या सेटिंग होती है। अगर पहली 4 बिट 0 है और आखिरी 4 है, ये सारी 0 हैं और ये सारी 1 2 3 4। अब पहले ये सारी 0 हैं तो इसको हम ये पुल अप नहीं हो रहा, और ये सारे टाइमर 0 की सेटिंग्स हैं, इनको हमें इसको हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है हमें इसकी। तो ये इस्तेमाल नहीं हो रही, ये आखिरी 4 बिट सेट हुई हैं, ठीक है। इन सब की सेटिंग्स क्योंकि हम पोर्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और टाइमर 0 इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमें फ़िलहाल इनके बारे में नहीं देख रहे। तो आप ये आखिरी बिट अगर 4 सेट हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके PSA 1 है और ये तीनों 1 है। PSA के 1 होने से क्या होता है कि आपकी सिलेक्शन होती है कि आपने प्री स्केलर को असाइन किसको करना है, कि वो किसको असाइन हो रहा है। अगर 1 होगा तो वो वॉच डॉग टाइमर को असाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो प्री स्केलर है, दिस इज़ असाइन टू वॉच डॉग नॉट टू टाइमर 0, ठीक है। तो ये इसको असाइन हुआ है वॉच डॉग टाइमर को। और इसको असाइन हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला जो कॉलम है, आखिरी कॉलम, ये वैलिड है आपका कॉलम। तो और इसमें अगर आपके ये 111 है तो इसका मतलब है कि आपका 1:28 टाइम प्री स्केलर असाइंड है। अब इससे जो एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, थोड़ी सी गलती की है, अब वो मैं आपको बता दूंगा क्या गलती की है। तो बहरहाल आपका वॉच डॉग टाइमर कितनी देर बाद ओवरफ्लो करता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब वॉच डॉग टाइमर एक बहुत ही खास किस्म का टाइमर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी डाटा शीट खोलें, 18 खोलें या 16 की खोलें, तो यहाँ पर आप जाएंगे स्पेशल, हाँ ये स्पेशल फीचर्स ऑफ CPU, इसमें ये देखें वॉच डॉग टाइमर आ गया। तो वॉच डॉग टाइमर को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो वॉच डॉग टाइमर जो है ना, ये ख़ास टाइमर है जो कि आपकी एक्सटर्नल जो हमने क्लॉक लगाई होती है ना, जो हमने क्रिस्टल लगाया होता है, उसके ऊपर नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो उसकी देखें दिस RC ऑसिलेटर, देखें वॉच डॉग टाइमर इज द फ्री रनिंग ऑन चिप RC ऑसिलेटर विच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। तो इसका एक इंटरनल RC सर्किट होता है, उसके ऊपर ये चल रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका ताल्लुक आप एक्सटर्नल क्रिस्टल चेंज करेंगे, उससे वॉच डॉग की फ्रिक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका क्रिस्टल का सर्किट ख़राब भी हो जाए तो फिर भी आपका वॉच डॉग टाइमर चलता रहेगा और आपकी वो सर्किट को रीसेट कर देगा जैसे जब वो ओवरफ्लो करेगा। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो द क्वेश्चन इज कि वॉच डॉग की टाइमर की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो कितनी देर बाद ओवरफ्लो करेगा। उसके लिए यहाँ पर डिटेल नहीं दी हुई, उन्होंने यहाँ से मैंशन किया हुआ, ये देखें इसकी देखें। वॉच डॉग टाइमर पीरियड वैल्यूज मे बी फाउंड इन सेक्शन 17 अंडर इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो मैं 17.0 सेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो देखिए
इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर ये एक आगे टेबल आता है, इसी में सेक्शन के अंदर जाके let me just open this section and then scroll down। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस वॉचडॉग टाइमर का पीरियड कितना है, यानी कि वॉचडॉग टाइमर टाइम आउट पीरियड, यानी कितनी देर के बाद वॉचडॉग टाइमर ओवरफ्लो करता है, एंड दैट इज टिपिकली 18 मिली सेकेंड, यूनिट इज मिली सेकेंड। जरा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, इट सीम्स लाइक हो रही इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो वॉचडॉग टाइमर आपकी मिनिमम 7, मैक्सिमम 33 और टिपिकल 18। इसमें इतनी वेरिएशन क्यों है? ये वेरी करता है आप क्या वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं VDD की, और टेम्परेचर रेंज क्या है आपकी, आप किस करंट टेम्परेचर आपका क्या है उसके ऊपर ये वैल्यू वेरी करती है। लेकिन जनरली स्पीकिंग आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप टिपिकल रेंज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। यानी अब ना कमिंग बैक टू द सेटिंग, अगर प्री स्केलर आपने सेट नहीं किया हुआ वॉचडॉग टाइमर का 00 सेट हुआ है, तो इसका मतलब है कि वॉचडॉग टाइमर हर 18 मिली सेकेंड के बाद ओवरफ्लो करेगा, और जब ओवरफ्लो करेगा तो वो माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइक्रो कंट्रोलर वॉचडॉग टाइमर की वजह से रीसेट ना हो, तो आपको अब ये देखें यहाँ पर हमें पता चल गया कि आपने वॉचडॉग टाइमर को ये सेटिंग कर दी है। अब आपको ये कमांड है क्लियर वॉचडॉग टाइमर, CLRWDT, ये असेंबली लैंग्वेज की कमांड है। तो आपने यहाँ पर इससे पहले लिखा है ASM। अब याद है हमने जब सी लैंग्वेज को ब्रीफली कवर किया था तो हमने देखा था कि जब आपको कोई असेंबली कोड, सी कोड के बीच में कोई असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना हो तो आप उसके लिए ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ASM के आगे अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर और यहाँ पर लाइन ब्रेक देकर मल्टीपल असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, राइट। सो आपने यहाँ पर ASM को क्लियर कर दिया, यानी वॉचडॉग टाइमर में जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा वो वॉचडॉग टाइमर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा, और 18 सेकंड के बाद अगर आपका पीस के लिए आपने सेट नहीं किया हुआ तो 18 सेकंड के बाद वो सिस्टम को रीसेट कर देगा। लेकिन क्योंकि हमने पीस के लिए सेट किया हुआ है 128, तो वो कितना करेगा, अब आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 18 को देख लीजिए 0.018 होगा ना 18 मिली सेकेंड, इसको 1 2 3 18 मिली सेकेंड होगा। तो अगर 18 मिली हो गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 128 से तो मेरे पास 2.3 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 2.3 सेकेंड्स मेरे पास टाइम डिले। यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन गलत की हुई, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन गलत की हुई, वो क्यों की हुई वो मैं बता देता हूँ। बहरहाल अभी पहले हम समझते हो क्या है। अब हमने सेटिंग्स कर ली, कितना हो गया 2.3 सेकेंड्स, यानी कि अब आपने इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। इसके बाद आपकी सी की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, एक के बाद एक आपने एग्जीक्यूट की। अब अगला क्लियर आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगला यहाँ पर वॉचडॉग टाइमर को यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ना, दे शुड एग्जीक्यूट इन लेस देन 2.3 सेकेंड्स, दे शुड एग्जीक्यूट इन लेस देन 2.3 सेकेंड्स। अगर ये इससे ज़्यादा टाइम लेंगी तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन है। मिसाल के तौर पर आप किसी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसने उस इनपुट नहीं दिया, आपने कोड में कुछ ऐसा चक्कर किया हुआ है, तो आपका जब तक यूज़र का इनपुट नहीं आएगा आपका सिस्टम नहीं फंसा रहेगा। तो इस किस्म के और या इलेक्ट्रिकल कोई अगर फॉल्ट हो गया तो उससे निकलने के लिए ये हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम मकसद क्या था समझना कि प्री स्केलर कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो ने मिस्टेक की हुई उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जो ने कोड में जो मिस्टेक की हुई उन्होंने अज्यूम किया, देखें यहाँ पर आप देखें, उन्होंने अज्यूम किया है कि आपका जैसे आपका नॉर्मल टाइमर है वैसे ही वॉचडॉग टाइमर भी सिस्टम क्लॉक के ऊपर चल रहा है। उन्होंने ये एजम्पशन किया, देखें यहाँ लिखा हुआ है 4 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा तो ये इतना निकलेगा। और उन्होंने यहाँ पर भी इसकी जो उन्होंने लिखा हुआ उसकी भी थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन की हुई, शुड भी उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक भी गलत है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कि उनकी कैलकुलेशन यहाँ गलत है। उन्होंने टाइमर को उस क्लॉक पर चलाया जिस क्लॉक पर टाइमर 0 चल रहा होता है, और हमें मालूम है कि वॉचडॉग टाइमर का टाइम जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। तो और वो हमें यहाँ पर इसकी डाटा शीट से पता चल गया। तो बहरहाल मैं आपको एक किताब में जो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा किताब में कुछ मिस्टेक्स ज़रूर मौजूद हैं। जहाँ पर आपको किताब में कोई कन्फ्यूजन या मिस्टेक नज़र आए ना, एक बात याद रखिएगा, किताब जो है वो किसी ऑथर ने लिखी हुई है, किसी ग्रुप में किसी एक क्या पता इंडिविजुअल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, ये लोग गलती कर सकते हैं। लेकिन कंपनी वाले जो है ये जो डाटा शीट होती है कंपनी की तरफ से होती है, तो ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। देखिए ये माइक्रोचिप की तरफ से ये कहे, उन्हें उसको अपडेट करते हैं, इसकी बहुत रिवीजन आती हैं, इसको थॉरली देखते हैं। ये उनकी अगर इसमें वो गलती करें तो पीपल कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स होती हैं, तो ये उनके लिए इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो अगर आपको किताब में कभी कोई कन्फ्यूजन हो कि यार ये क्या यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेकिन इससे हो नहीं रहा,
तो ऑलवेज मेक इट स्टैंडर्ड दैट यू गो बैक टू द डाटा शीट एंड सी कि अच्छा ये टाइमर नहीं चल रहा, इंटरप्ट नहीं चल रहा, कुछ मसला हो रहा है, आपको किसी ने कोई कोड सैंपल दिया, तो ऑलवेज ट्राई टू गो बैक टू द डाटा शीट। आपकी मेन जो सोर्स है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को चलाने की, किसी भी आईसी को चलाने की, दैट इज़ द डाटा शीट, राइट। सो डाटा शीट हमने यहाँ पर हमें बता रही है कि टाइमर ओवरफ्लो इस टाइम पर होता है, जो उन्होंने यहाँ पर किताब में दिया हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग। तो मैंने भी देखा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये उन्होंने क्या किया हुआ है। देन आई वेंट बैक टू द डाटा शीट एंड रियलाइज कि मिस्टेक जो है वो किताब में हुई है, राइट। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज रेफर बैक टू द डाटा शीट, राइट। नाउ अब हम एक आध और देखेंगे special function registers को, then we're going to jump to the practical aspect of how to implement, right? अब आपके सिस्टम में आपके 16F में और 18F में हम देख लेते हैं कि इंटरप्ट्स कितने हैं। और देखिए हम आते हैं यहाँ पर 16F की डिवाइस ओवरव्यू में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरप्ट्स जो है ना, ये 16F 877A जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर 15 किस्म के इंटरप्ट सोर्सेज मौजूद हैं, राइट। और अगर हम 18F में देखें तो 18F की डिवाइस ओवरव्यू में यहाँ पर 18 इंटरप्ट सोर्सेज मौजूद हैं। तो आपके पास अच्छे खासे इंटरप्ट्स मौजूद हैं। अब इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल आर्किटेक्चर सा बना हुआ है जो कि इंटरप्ट को की डिटेक्शन और उसको सर्व करने के तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट अगर आती है, मिसाल के तौर पर कि इन 18 या 15 सोर्सेज में से किसी भी सोर्स से इंटरप्ट आई, टाइमर से आई, एक्सटर्नल इंटरप्ट आई, एडीसी से आई और किसी और जगह से आई, तो उस इंटरप्ट की वजह से हर इंटरप्ट के साथ एक फ्लैग मुंसलिक है। फ्लैग क्या होते हैं, एक सिंगल बिट होती है जो कि वो सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बिट सेट हो भी गई है, फ्लैग सेट हो भी गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरप्ट जनरेट होगा। वो उस वक्त जनरेट होगा जब उसकी करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट इनेबल बिट सेट हुई होगी। यानी हर इंटरप्ट को आप इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरप्ट आया है, फ्लैग बिट वो सेट कर देगा, लेकिन इंटरप्ट उसी वक्त जनरेट होगा आपके पास जब उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी बिट जो है इनेबल बिट सेट होगी, ठीक है। इफ़ द अप्रोप्रिएट इंटरप्ट इनेबल बिट इज़ नॉट सेट, इसकी इनेबल ये 0 से इनेबल होती है, एक्टिव लो है, दिस कंडीशन विल बी कम्प्लीटली इग्नोर, ठीक है। अगर इंटरप्ट इनेबल नहीं हुआ तो इंटरप्ट की कंडीशन जो है, यानी ये फ्लैग बिट सेट हो भी जाएगी, वो इग्नोर हो जाएगी। अदरवाइज एन इंटरप्ट occurs if several interrupt sources are enabled, it is necessary to detect the active one before the interrupt routine starts execution। यानी कि इंटरप्ट जो इसका इंटरप्ट वेक्टर है, वो जो जिस एड्रेस के पर जाकर वो मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो जिस एड्रेस पर जाके इंटरप्ट सर्विस रूटीन को तलाश करेगा वो एक ही है। वहाँ जाके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरप्ट किसने जनरेट किया, ठीक है। सोर्स डिटेक्शन इज परफॉर्म बाय चेकिंग द फ्लैग बिट्स। और ये आपको कैसे पता चलेगा, फ्लैग बिट से, कि हर इंटरप्ट की अपनी फ्लैग बिट है। आप चेक करेंगे कौन सी इंटरप्ट ने अपनी फ्लैग बिट को सेट किया है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि वही इंटरप्ट आया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट द फ्लैग बिट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली क्लियर्ड बट बाय सॉफ्टवेयर वाइल इंटरप्ट रूटीन एग्जीक्यूशन इज इन प्रोग्रेस। यानी कि आपको मैनुअली इसको क्लियर करना पड़ेगा, इसका फ्लैग को, ठीक है। जो फ्लैग बिट है ये सेट होगी, ये फ्लैग बिट्स को आपको इसको मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा, मैंने क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो वो इंटरप्ट के बाद एक और इंटरप्ट आ जाएगा, जो हम पहले देख चुके हैं 8051 में भी। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा सा ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। यहाँ पर आपके लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे सारे के सारे ये इंटरप्ट हैं। यहाँ जो मैंने मेंशन करी, ये सारे आपके पास इंटरप्ट सोर्सेज हैं। ई प्रॉम है, ऑसिलेटर भी इंटरप्ट जनरेट करता है, एडी कन्वर्टर भी, जो आपका सीरियल ट्रांसमिशन, आपका SPI, I2C और UART सब इंटरप्ट जनरेट करते हैं। ये कैप्चर कंपेयर, टाइमर्स, एनालॉग कंपैरेटर्स, जो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ऐसा अल्लाह ने मौका दिया तो हम इन सब को बारी बारी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इन सब के अपने ये इंटरप्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। इंटरप्ट सोर्सेज क्या कर रहे हैं, आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये इनके इंटरप्ट फ्लैग्स हैं। यानी कि तमाम इंटरप्ट जो हैं उन सब, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं EEIF और OSFIF, ये तमाम एक एक बिट के फ्लैग्स हैं। तो जब भी कोई इंटरप्ट आएगा वो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्लैग बिट को सेट कर देगा, लेकिन वो आगे कोई वो इंटरप्ट जनरेट नहीं करेंगे जब तक कि उसकी करस्पॉन्डिंग इनेबल बिट सेट ना हुई हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ई प्रॉम की ये एक इनेबल बिट है, अगर ये सेट होगी, ये एक्टिव होगी, तब ही ये इंटरप्ट आगे जाएगा, नहीं तो इंटरप्ट आगे ही नहीं जाएगा। तो ये आपके पास तमाम के तमाम पेरिफेरल्स यहाँ मौजूद हैं और ये उनकी फ्लैग बिट्स हैं और ये उनकी इनेबल हैं कि आपने उसने इंटरप्ट को इनेबल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ।
ठीक है, तो उसके मुताबिक आगे ये इंटरप्ट जनरेट होगा। ठीक है, इंटरप्ट एक ही है, देखें इंटरप्ट एक ही जनरेट हो रहा है, सीपीयू के पास सिर्फ एक इंटरप्ट आ रहा है, वो सोर्स मुख्तलिफ हो सकती है। अब एक और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फ्लैग बिट है, उसे है कहते हैं PEIE, ये पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल है। यानी कि तमाम पेरिफेरल्स को अगर आपने इसको ऑफ कर दिया है तो इनमें से चाहे ये तमाम की तमाम ऑन ही क्यों ना हो, आपने तमाम इंटरप्ट को इनेबल भी किया हुआ यहाँ से और फ्लैग भी आ गए हो, तब भी इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा तब जब तक कि ये वाली बिट सेट ना हो, PEIE। ठीक है, ये एक और ये इंट कॉन के अंदर होती है, हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये फ्लैग बिट होती कहाँ पर है, उसको उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये फ्लैग बिट जो है, जब अगर ये ऑफ है, ठीक है, अगर ये आपने इनेबल नहीं की हुई, तो पीछे से पेरिफेरल्स में से जहाँ से भी टाइमर 1 से टाइमर 2 से और EEPROM जहाँ से भी कोई इंटरप्ट आएगा ADC से जहाँ से भी, तो वो इंटरप्ट आगे ट्रेवर्स नहीं करेगा, वो आगे पहुँचेगा ही नहीं जब तक आपने इस बिट को सेट नहीं किया हुआ। और ये बिट है PEI, कहाँ पर है ये देखें, इंट कॉम के अंदर देखें, यहाँ पर PEI मौजूद है। ये बिट जो है ना, ये वाली बिट, दिस इज ओवर हियर, ये एक उसका SFR है इंट कॉम, उसके अंदर ये इसकी बिट नंबर 6 है, राइट। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बिट है वो है GIE, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल। ये अगर ये इंटरप्ट आपने ऑफ कर दिया है तो पीछे से जो भी इंटरप्ट आ जाए आगे वो ट्रेवर्स नहीं करेगा। GIE और यहाँ मौजूद है, ये देखिए GIE मौजूद है, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि एक ये पेरिफेरल्स के हैं, ये आपके तमाम पेरिफेरल्स को एंगेज या डिसएंगेज कर सकता है इंटरप्ट के साथ। ये आपका ग्लोबल इंटरप्ट है। एक कुछ यहाँ पर भी इंटरप्ट मौजूद है, ये कुछ स्पेशल इंटरप्ट है, और इसमें से एक इंटरप्ट है टाइमर 0 का, और ये टाइमर 0 का फ्लैग, और ये टाइमर 0 इनेबल। एक आपके पास ये एक पिन है RB0, यानी कि अगर इसका चार्ट देखें तो ये पोर्ट B की जो 0 पिन है उसको आप एज एन इंटरप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नॉर्मली ये सिस्टम अगर आपने स्लीप में किया हुआ है, आप उसको चाह रहे हैं कि वेकअप करना चाह रहे हैं किसी एक ख़ास चीज़ के ऊपर, किसी एक खास एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर आप सिस्टम को वेकअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने हाई प्रायोरिटी दी है। आप देखें इन दीज इंटरप्ट्स हैव हाई प्रायोरिटी कंपेयर टू दिस पेरिफेरल्स, क्योंकि अगर PEI को अगर आपने ऑफ भी कर दिया है तो फिर भी ये वाला इंटरप्ट इनेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो अब आप इसमें आपके पास ये PA टाइमर 0 के इंटरप्ट, आपके पास पिन RB0 के इंटरप्ट, और ये आपके पास पोर्ट B के ये चेंज इंटरप्ट है, यानी कि आपके पास पिन की वैल्यू अगर पोर्ट B को अगर आप ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ी विल सी हाउ। आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि पोर्ट B की पिन 7 से लेकर 4, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, क्योंकि ये जो चेंज इंटरप्ट है ना, ये सिर्फ 7, 6, 5 और 4 के ऊपर आता है मेरे ख्याल से। यहाँ मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, सारी बिट्स पर नहीं आता। होता क्या है इसमें कि कोई भी पिन के ऊपर आपकी पोर्ट B की कुछ पिन हैं, अगर उन पिन में अगर आपके पास कोई चेंज आती है, यानी 0 से 1, 1 से 0 कोई भी चेंज आती है, उस चेंज को आप डिटेक्ट करके एज एन इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं आ जाता हूँ, ये सारे इंटरप्ट कहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये इंटरप्ट पहले बिफोर आई गो देयर, ये इंटरप्ट जो हैं ये सारी एक बिट्स है। ठीक है, ये बिट्स कहाँ मौजूद हैं, किन रजिस्टर्स के अंदर मौजूद है, वो यहाँ पर आपको दी गई। इटकॉन PIE1, PIE2, PIR1, PIR2। IOCB जो है ये पुराने वर्जन में था, आजकल के नए वर्जन में ये नहीं आता। तो ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर ये तमाम बिट्स मौजूद हैं, जिनको हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। तो अगर मैं पिक 16 को खोलूँ और कहाँ पर था वो, डिवाइस ओवरव्यू, ये स्पेशल फीचर्स के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये आ गया इंटरप्ट। अगर मैं इंटरप्ट को खोलता हूँ तो अगर आप ये देखें यहाँ पर एक तो चार्ट देखें, इंटरप्ट लॉजिक जो है ना, ये इंटरप्ट लॉजिक जो है ये कुछ इसी तरीके की जो कि यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। थोड़ी सी इसको ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ ईजियर टू फॉलो, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी टू फॉलो। अगर आप देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये तमाम आपके पास पेरिफेरल्स हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर दिए हैं। अब मैं जस्ट यूज़ पेन इफ आई कैन। सो अगर आप यहाँ देखें ये सामान के तमाम आपके पास पेरिफेरल के इंटरप्ट्स हैं। ये आपके पास देखेंगे PEI, ये वो वाला इंटरप्ट है जो कि पेरिफेरल इंटरप्ट्स को इनेबल या डिसेबल करता है। ठीक है, और ये वो मैंने आपको बताया जो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं टाइमर 0 के और पिन के ऊपर और जो पोर्ट B के ऊपर। ठीक है, और ये आपके पास ग्लोबल इंटरप्ट है। अगर नहीं होगा हाई तो आपके पास इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा। तो ये दिस इज काइंड ऑफ लाइक सिमिलर टू दिस रिप्रेजेंटेशन दैट वी सॉ ओवर हियर, राइट। सो ये आपके पास, लेकिन याद रखिए, लेट मी जस्ट रिपीट माई सेल्फ कि ये किताब है, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं।
मोर रिलायबल सोर्स ऑफ द सेम इन्फॉर्मेशन। मैं ये किताब क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ी सी इसी इन्फॉर्मेशन की, जो कि डाटा शीट में बहुत ड्राई होती है इन्फॉर्मेशन, उसको फॉलो करना समझने कभी कभार मुश्किल हो जाता है। किताब में अक्सर लोग उसको थोड़ा सा बेहतर या डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैं किताब को फॉलो करता हूँ, ताकि एक्सप्लेनेशन मेरे लिए, आप लोगों के लिए समझना और बाद में फॉलो करना आसान हो जाए। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, यू ऑलवेज रेफर बैक टू द डाटा शीट। सो लेट्स गो बैक टू द डाटा शीट। यहाँ पर हम इंटरप्ट्स के ऊपर आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई रिसोर्स इस्तेमाल करनी है, जैसे आप इंटरप्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या बोर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कभी भी मेरे लेक्चर के ऊपर या किताब के ऊपर मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप रिलाय करें। उसको देख जरूर लें, रिवीजन, क्योंकि आपने इसको पढ़ा वैसे पढ़ लें, लेकिन ऑलवेज रेफर, अगर आपने पोर्ट इस्तेमाल करनी है या इंटरप्ट इस्तेमाल करने, ऑलवेज कम बैक टू द डाटा शीट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट। सिर्फ उस पार्ट को पढ़ने, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी डाटा शीट पढ़ने की जरूरत नहीं, उस पोर्शन को उसको आप पढ़ लें। इसको आप जाके व्हेन यू वांट टू यूज इंटरप्ट, जस्ट रीड थ्रू दिस, ताकि आपको इसकी क्लियरिटी हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं। ये पी आई आर रजिस्टर, पी आई सब के मेंशन किया हुआ है कि किसके अंदर क्या चीज़ है, राइट। तो अब यहाँ पर इंटरप्ट, ये वो उन्होंने बताया हुआ है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा था, पोर्ट बी के एंड कॉन चेंज। मैं जस्ट बताऊँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके पास ये वाले इंटरप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरप्ट क्या है, ये आपके पास चेंज को डिटेक्ट करते हैं, इनपुट चेंज डिटेक्शन। एंड इनपुट चेंज ऑन पोर्ट बी पिन 7 to 4 पे कोई चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो लिखा हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने तमाम को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तमाम पोर्ट बी की तमाम पिन्स को मेंशन किया हुआ है, विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप रेडी शीट में जाके देखते हैं, तो वो जो चेंज है उसने क्या है, सिर्फ इन 7654 इन 4 बिट्स में उसने इनपुट चेंज जो होगा उसको डिटेक्ट करेगा। और सेट्स फ्लैग बिट RBIF, द इंटरप्ट कैन बी इनेबल्ड डिसेबल्ड बाय सेटिंग क्लियरिंग द इनेबल RBIE, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ बता दिया कि ये पे बिट है, और ये RBIF कहाँ मौजूद है, इसमें मौजूद है इंटकॉन के अंदर, ये इंटकॉन की 0th बिट है। और ये RBI कहाँ मौजूद है, ये इंटकॉन की बिट 4 है। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ज़्यादा जेन्युइन और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह ये जो उन्होंने बताया, ये सारे स्पेशल, मैंने आपको पता है हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट जो बताया, वो सब यहाँ उन्होंने मेंशन किए हैं। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट जो आपको बताए थे मैंने, ये लेकिन ये सारे जो 3 किस्म के हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एक आपके पास एक्सटर्नल, जो उसके बाद आपके RB0 पिन के ऊपर होता है, ये टाइमर 0 इंटरप्ट, टाइमर 0 कब इंटरप्ट देगा, RB0 कब इंटरप्ट देगा, और ये पोर्ट बी के ऊपर ये पिन इनपुट पिन चेंज कब इंटरप्ट देगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंटरप्ट्स को, सही। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये इंटकॉन रजिस्टर के अंदर आप देखें, ये जो आपके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इस साइड के जो है ना, सारे के सारे फ्लैग्स तकरीबन वो आपको इंटकॉन के अंदर मिलेंगे। ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये आगे आपको PIE, ये वाले जो है ना, इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले जो आपको जो फ्लैग्स हैं, वो आपको ज़्यादातर इनमें मिलेंगे, जो बाकी PIE, PIE2, PIR1, PIR2 में मिलेंगे। तो तक इस साइड के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरप्ट के जो से रिलेटेड जो रजिस्टर्स हैं, वो आपको तमाम इंटकॉन के अंदर मिलेंगे। वो देखिए आप यहाँ पर, ये GIE, PIE, T0IE, ये तमाम जो राइट साइड वाले थे ना, RBI, T0IF, तमाम जो राइट साइड वाले थे इंटरप्ट, वो आपको इंटकॉन के अंदर मिलेंगे। और बाकी आपको आगे फर्दर जो है ना, वो PIE1 और सब, इनको मैं अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा टाइम बस थोड़ा सा ही बाकी है आज की क्लास का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होगा। अभी मैं रादर देन कि मैं आपको तमाम SFR बता कर बोर करूं, अभी हमारा प्लान है कि हम जंप करेंगे उसके प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो ये मैंने यहाँ पर पेज नंबर सेव किया हुआ है। दिस इज़ जो एग्जाम्पल्स का चैप्टर है ना, पार्ट जो चैप्टर है वो, दैट स्टार्ट्स ऑन पेज 202। तो वो लेट मी जंप टू दैट। तो पेज 202 में हम यहाँ से जंप करते हैं, यहाँ से पेज 83, 84 तक हमने कर लिया, यहाँ से हम पेज 202 पे जंप करते हैं। तो ये चैप्टर 4 की एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है आपको पहले से पता हो, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ व्हाट वी इंटेंड टू कवर। सो आपके पास बेसिक कनेक्शन, राइट। तो अब आपके पास बीइंग प्रोस्पेक्टिव इंजीनियर्स, ये आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये स्कीमेटिक आ जाता है, या आपको इसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, ये स्कीमेटिक डायग्राम इज़ इनफ फॉर यू टू बी एबल टू मेक अ सर्किट। अगर ये स्कीमेटिक आपको कहीं से मिल जाता है, तो इसके ऊपर आप अपना पूरा सर्किट घर में बैठ के खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, देन यू शुड लर्न दिस, क्योंकि आपके कोर्स का मकसद, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, तो मेरा कोर्स करने का आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको इसी किस्म के आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सर्किट्स बनाने के मिलेंगे, वो आपको इस तरह के स्कीमेटिक डायग्राम से मिलेंगे। सो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप
इसके स्केमेटिक डायग्राम से देखकर उस सर्किट को कम्प्लीटली खुद ही अपने हाथ से अपने वेरो बोर्ड के ऊपर या ब्रेड बोर्ड के ऊपर मैन्युफैक्चर कर सकें। अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो मे बी वी कैन लुक इट अप इन सम ट्यूटोरियल। मेरे पास काफ़ी सारा कुछ इक्विपमेंट घर में भी पड़ा हुआ है, मे बी मैं आपको कैमरा ऑन करके कुछ चीज़ें तो दिखा सकता हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। अभी मेरे पास ये वाला पिक ऐसी मेरे पास एक और पिक पड़ा हुआ है, ये मेरे पास नहीं पड़ा, आई कैन परचेज इट मसला नहीं इंशाल्लाह। तो बहरहाल अगर आपको ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है देन मे बी वी कैन हैव अ सेशन जिसमें ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मे बी किसी टाइम पर वी विल डिस्कस इट व्हेन वी मीट इन द क्लास इंशाल्लाह। ओके, सो ये आपका लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपके पास अगर आप 220 वोल्ट्स एसी के ज़रिए से आप अपना माइक्रो कंट्रोलर चलाना चाह रहे हैं तो इसकी जगह तो आपके पास ये ट्रांसफार्मर इसको 6 से 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एसी वोल्टेज को ये इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक ट्रांस पढ़ी होगी तो आई एम श्योर इतना तो आपको मालूम होगा, तो कि इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। सही है, ये ब्रिज रेक्टिफायर इसको कन्वर्ट कर देगा काइंड ऑफ लाइक पल्स डीसी में, और ये उसके रिपल को कम करने के लिए होते हैं 100 माइक्रोफैरेड का। फिर आगे आपने एक रेगुलेटर ऐसी लगा दी LM7805, उसके आगे एक और कैपेसिटर लगाया 10 माइक्रोफैरेड का। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे डीसी, और ये 5 वोल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को पावर करने के लिए। तो आगे एक यहाँ पर ये जो 100 नैनो है ना, फिजिकली दिस शुड बी वेरी क्लोज टू VCC। जो आपको VCC आप लगाएंगे, VCC नहीं कहते इसको VDD कह रहे हैं। यहाँ पर DDD लिखा हुआ है, DDD नहीं है VDD है। यहाँ पर उन्होंने इसको DDD लिखा हुआ है, दिस इज नॉट DDD, दिस इज VDD। तो ये जो कैपेसिटर है ये VDD के बहुत करीब होना चाहिए, फिजिकली बहुत करीब होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर अब आगे फर्दर कनेक्शन, ये रीसेट का जो सर्किट है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना, जैसे आपको याद है हमने जो 8051 के अंदर पावर ऑन रीसेट का एक सर्किट बनाया था ना, याद है कि जिसको जब पावर अप करें तो वो थोड़ी देर के लिए इस पिन को खींच के नीचे रखें थोड़ी देर तक, रीसेट करने के लिए। तो ये जो आपका पिक है 16 और 18 दोनों के अंदर इंटरनल फीचर मौजूद है जो कि इसको पावर ऑन पे रीसेट कर देता है। तो आपको पावर ऑन रीसेट देखो ना, यहाँ पे बटन लगाया है, ये बटन के ऊपर ही रीसेट है। जो मेन स्टैंडर्ड जो था ना कैपेसिटर वाला पावर ऑन रीसेट, वो सर्किट आपको यहाँ नजर नहीं आएगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो सर्किट उन्होंने इसके अंदर इन बिल्ड कर दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रीसेट का बटन आ जाए, उसकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट बना रहे हैं अपने घर में या अपने लैब में, तो रीसेट का बटन ज़रूर लगाएं, उसका आपको फ़ायदा होगा। तो ये रीसेट का बटन है जो कि इसको थोड़ी देर के लिए उसको लो कर देगा। मेमोरी क्लियर जो है वो एक्टिव लो है। अब कोई सवाल ये मैं आपके पर छोड़ रहा हूँ, ये हमने 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर क्यों लगाया हुआ है और इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई एक्सपेक्ट यू टू नो, एंड वी कैन डिस्कस इन द क्लास इफ डोंट, राइट। और आपके पास इससे आप देखें, अब ये VDD देखें, आप जो देखने वाली बात है ज़रा गौर करें इसके ऊपर। मैं ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर दूँ, क्लियर कैसे होता है? हाँ, अच्छा, आप जो गौर करें कि VDD जो है वो यहाँ पर भी एक VDD है और यहाँ पर भी, और दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये होता है करंट के, क्योंकि एक जगह एक पिन से एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो कर सकता है। तो अगर आप जितने VDDs देंगे उतने ज़्यादा आपके पास करंट के पास बढ़ जाएंगे। आप समझिए आप पैरेलल में लगा रहे हैं वायर्स को ना, ताकि आपकी करंट कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी सोर्स करने की। इसी तरह VSS में यहाँ पर 2 लगे हैं, तो इसलिए ये करंट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। तो इन दोनों को कनेक्ट जरूर करें। अब अगर एक को कनेक्ट करेंगे तो शायद चल तो जाए आपका, लेकिन उसमें उसकी करंट कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और वो जो आपका माइक्रो जल्दी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो करंट को सोर्स सेसिंग कर सके, ठीक है। तो ये दोनों VDD और VSS के कनेक्शन आप करेंगे, और उसके बाद फाइनली आपके पास यहाँ पर ये क्रिस्टल का कनेक्शन है। यहाँ पर उन्होंने 8 मेगाहर्ट्ज़ का लगाया हुआ है, और ये इसकी जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट कैपेसिटर वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस वैल्यू के लिए क्या कैपेसिटर होना चाहिए और किस क्रिस्टल के लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह फर्दर विल सी। सो पावर सप्लाई, अच्छा यहाँ पर आपके पास जो टोटल करंट कंजम्पशन है वो तकरीबन आपके अजम्पशन आप ऐसा करें, अगर आपका पावर सप्लाई चूज़ करनी है तो तकरीबन 1 एम्प के करीब आप सोर्स कर सकते हैं। यानी कि आपका 16 एफ बेस 18 एफ बेस सिस्टम जो है कम से कम आपकी सप्लाई जो है, ये जो ये 7805 के भी डिफरेंट वर्जन आते हैं ना, इसका थोड़ा बड़ा वर्जन आता है और छोटा भी आता है। तो इसको वो वर्जन लें, इसका वो वाला मॉडल लें जिसमें 1 एम्प की एटलीस्ट सपोर्ट मौजूद हो। ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, 2 एम्प्स वाला ले लें तो अच्छी बात है, दैट इज़ इवन बेटर, राइट। तो ये उन्होंने बता दिया कि
in order that the microcontroller can operate properly, a logic 1 VCC must be applied on the reset pin. The push button connecting the reset pin memory clear to ground is not necessary. जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अगर बटन चाहते हैं तो हमारे लिए इसका फ़ायदा ही है। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल में जो आपके पास मुख्तलिफ इसको ना जो क्रिस्टल जो आप लगाते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो और उन उसके हिसाब से इसकी जो अंदर इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो उसको अंदर उसको एम्पलीफाई करता है उसको, या उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करता है। तो जो एम्पलीफायर है उसको डिफरेंट किस्म की मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर को बताना है कि मैंने कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल किया हुआ है। आप लो पावर क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सटी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिस्टल रेजोनेटर या हाई स्पीड। आरसी की आपको नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नॉर्मली इनमें से कोई इस्तेमाल करेंगे। और उसमें ये किस पे डिपेंड करता है? इसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऐसे हमने शायद चार्ट दिया हुआ, ये देखिए। यानी अगर आप जो क्रिस्टल लगा रहे हैं वो इस रेंज में आ रहा है तो आप इसकी सेटिंग एलपी करेंगे, अगर इस रेंज में आ रहा है तो सेटिंग एक्सटी करेंगे, और अगर 4 मेगाहर्ट्ज़ से 20 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में है तो एचएस करेंगे। हम नॉर्मली सिमुलेशन में भी और लैब में भी इसी रेंज के क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपकी नॉर्मली सेटिंग एचएस की होगी। अब ये सेटिंग कहाँ पर होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और आज का लेक्चर फिर हम इंशाल्लाह उसी पे ख़त्म करेंगे। तो ये सेटिंग आपको, ये मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है, तो आपका प्रोजेक्ट में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर एडिट प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए सेटिंग आ जाती है। ये वॉच ऑफ टाइमर, पावर अप टाइमर, ये सारी जो आप सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर हम आप सेट कर देंगे। आप देखें, अब इस नंबर को देखें, इसको कहते हैं आपका ये कन्फिगरेशन वेक्टर जो है ना आपका, इसकी आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है आपके प्रोग्रामर में। तो ये आप नंबर देखिएगा, जब मैं यहाँ से कोई चेंज करूँगा ना तो यहाँ से ये नंबर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर ए से ई हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोड करके, अब देखें ये इसका यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट चेक, इसको कहते हैं ये प्रोग्राम कन्फिगरेशन वर्ड कहते हैं इसको, प्रोग्राम कन्फिगरेशन वर्ड। और आपको यहाँ पर भी इवन आप यहाँ पर भी इसकी सेटिंग करेंगे जैसे मैं आपको बताया, और उसको आप सेव कर देंगे। इसको मैं यहाँ से लेट से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको लिया, उसको मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, उसको मैंने ओके कर दिया, मैंने इसकी कन्फिगरेशन कर ली। बिल्ड करने के बाद अब मैंने इसको जब बर्न करना है तो आपको बर्न करते हुए कुछ प्रोग्रामर्स में ऑप्शन होता है, आप उसको बता सकते हैं कि इसका कन्फिगरेशन वर्ड क्या होता है। और इस सिमुलेशन टूल में भी अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कन्फिगरेशन वर्ड यहाँ मौजूद है। उसको आप डिलीट करके यहाँ पर अब जो वर्ड था आपने यहाँ पर उसका हेक्स उसका यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या कन्फिगरेशन की हुई है इसकी, क्रिस्टल वायर की एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। तो ये कन्फिग वर्ड आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो यू विल हैव इंशाल्लाह लेस प्रॉब्लम्स इन सिमुलेटिंग एज वेल। तो रियल लाइफ में भी आपने ऐसे करना होगा, आपको कन्फिग वर्ड भी जनरेट करना और उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए इंशाल्लाह। ये ऐसे सेटिंग हमने इसकी ज़्यादा सेटिंग अभी देखी नहीं है, अभी एक ही सेटिंग देखी है हमने, तो बाकी इसकी हम इंशाल्लाह ऐसा देखेंगे। वॉच ऑफ टाइमर को हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पावर ऑफ टाइमर क्या होता है, ब्राउन ऑफ टाइमर भी सी इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।